नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तराखंड डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए अब बुलेटिन की ओर रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां नगर निगम के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरवासियों को बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि नगर निगम अपने 28वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विकास कार्य पूरे किए गए हैं। उन्होंने मेयर सौरभ थापलियाल, नगर आयुक्त और पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में देहरादून को क्लीन, ग्रीन और बेहतर सुविधाओं वाला शहर बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने शहर की बढ़ती चुनौतियों का जिक्र करते हुए दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड और अन्य परिवहन विस्तार की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि इन बदलाव से नगर निगम को और भी जिम्मेदारियां निभानी होगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि सरकार देहरादून को आदर्श शहर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। स्थापना दिवस नगर निगम के इस अवसर पर देहरादून के सभी नगर निगम वासियों को, देहरादून शहर वासियों को, सभी देहरादून के महानगर के हमारे मेयर सौरभ थापलियाल, नगर आयुक्त समेत पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी स्थापना से लेकर अब तक 28वें साल में नगर निगम प्रवेश कर गया है। अनेक उपलब्धियां, अनेक विकास के काम नगर निगम ने किए हैं। अनेक सुविधाओं को बनाने का काम नगर निगम के स्तर पर हुआ है। आगे नगर निगम जहां आज अपनी स्थापना का उत्सव मना रहा है, उत्सव के साथ साथ आने वाले समय में चुनौतियां, हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हरित देहरादून मिले, नीट देहरादून मिले, क्लीन देहरादून मिले, ग्रीन देहरादून मिले, उसके लिए हमको काम करना होगा। स्थापना दिवस नगर निगम के इस अवसर पर देहरादून के सभी उत्तराखंड में लगातार हो रहे वन्य जीवों के हमले को लेकर सरकार चिंतित दिखाई दे रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जंगली जानवरों के हमले से काफी दुखद घटनाएं सामने आई हैं और इसे लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वन्य मंत्री और वो खुद लगातार विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से जो भी बेहतर से बेहतर सुविधाएं सरकार से बन पड़ेगी, सरकार उसे करने के लिए आगे आएगी। इसके साथ ही कहा गया कि वन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और जो लोग वन्य जीवों के हमले से घायल हुए हैं उनके इलाज का पूरा खर्च सरकार उठा रही है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ सरकार बनी हुई है। यहाँ के लोगों की जान माल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिस तरह से भालू का भी कुछ आतंक बढ़ा है, काफ़ी नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है, हम उन सब परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, वन मंत्री जी ने भी उसके लिए अलग से बैठक भी बुलाई है, मैंने भी अपने स्तर से बैठक करी है। हमारे अधिकारीगण भी क्षेत्रों में जा रहे हैं, सभी डीएफओ, एसडीओ, रेंजर, सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है और जहाँ पर जैसा देश काल परिस्थिति हो उसके अनुरूप लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सहायता के लिए सभी आगे आएंगे। और हमने जो इन हमलों में घायल होने वाले थे उनके लिए भी सभी इलाज का प्रबंध सरकार की तरफ से करने का, पूरा इलाज सरकार उनका करवाएगी। हम हर तरीके से उन परिवारों के साथ, सब पीड़ितों के साथ खड़े हैं। यहाँ के उत्तराखंड में नर्सिंग कर्मचारियों के साथ हुई पुलिस की बदसलूकी ने राज्य भर में हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के अनुसार नर्सिंग एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रही थी और इसी दौरान एक महिला कांस्टेबल ने नर्सिंग कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस प्रशासन की किरकिरी भी हो रही है। इस पूरे मामले के बाद महिला कांग्रेस ने नर्सिंग कर्मचारियों का समर्थन करते हुए उत्तराखंड पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित महिला सपना ने भी अपना पक्ष रखा। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस बदसलूकी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जब तक नर्सिंग एसोसिएशन की मांगे पूरी नहीं होती, महिला कांग्रेस पूरी तरह से नर्सिंग कर्मचारियों के साथ खड़ी है। ये मामला न केवल राज्य पुलिस की छवि के लिए गंभीर चुनौती बन गया है, बल्कि सार्वजनिक आक्रोश को भी अब जन्म दे रहा है। उत्तराखंड में नर्सिंग कर्मचारियों की ये लड़ाई अब राजनीतिक और सामाजिक मोर्चे पर भी गर्मा गई है।
हमारे साथ जो कल हुआ, मेरे साथ क्या मेरे सारे साथियों के साथ इस तरह का बिहेव किया गया है, उसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। उसी के खिलाफ आज प्रदर्शन जारी है, क्योंकि 24 घंटे से ऊपर हो गया है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ऐसे कैसे चलेगा? पुलिस को किस लिए भेजा जाता है? कि वो जनता की रक्षा करे। वो तो जनता को ही मार रही है। और हमने उनको पर्सनली बताया, मैम मेरे पास आई, पता नहीं नाम क्या उनका, मैंने कहा मैम आप थोड़ा पीछे हटिए, मेरे को सर्जरी हुआ है। उन्होंने मुझे गंदी गाली दिया और गाली के बाद मेरे पे हाथापाई किया, थप्पड़ मारा है। और बाकी साहब उनके साथ 5-6 लेडीज और हैं, वो कहती हैं कि इनके कपड़े फाड़िए, इन्हें गाड़ी में डालो, ये लड़कियां तब चढ़ेंगी। किसी के बाल नोच रही है, किसी का गला दबा रही है, ये सब कैसे चलेगा? खुद एक फीमेल हो के फीमेल के साथ ये कैसे कर सकती हो? कांग्रेस पहले दिन से ही जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो अपनी उनकी मांग को लेके बैठे हुए धरने पे, उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरीके की घटना कल हुई और जो हमारी जो बहन को जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने थप्पड़ लगाया है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। जो लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वर्षभर भर्ती की मांग कर रहे हैं, और इस प्रदेश की बेटियां हैं, एक तरफ सरकार बोलती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक बेटी जब अपने अधिकारों की मांग कर रही तो उसको थप्पड़ मारा जाता है। उन लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा। उसके खिलाफ आज हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ जो कल हुआ। और हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां मां चंडी देवी मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। महंत रोहित गिरी महाराज ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि भवानी नंदन गिरी ना तो महंत है और ना ही चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गीतांजलि और भवानी नंदन गिरी मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने आप को मंदिर के महंत के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। महंत रोहित गिरी ने बताया कि ट्रस्ट के नियम के अनुसार जब तक वर्तमान महंत जीवित है, उनके स्थान पर कोई दूसरा महंत नियुक्त नहीं किया जा सकता। परंपरा के अनुसार महंत की नियुक्ति उनके निधन के बाद 13वीं पर संत समाज की उपस्थिति में होती है। महंत रोहित गिरी ने कहा कि भवानी नंदन ने नियम के विरुद्ध खुद को महंत घोषित किया, इसके लिए उन्हें कोर्ट से लीगल नोटिस भी भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वो कानूनी रूप से अपनी संपत्ति से गीतांजलि और भवानी नंदन को बेदखल कर रहे हैं। आप सभी से यह अपील करता हूं कि जो सुनने में आ रहा है कि कई लोग जो है भवानी नंदन गिरी को महंत बता रहे हैं, तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि उसको महंत लिखना बंद करें। सभी से मेरी ये अपील है कि वो किसी भी प्रकार से महंत घोषित नहीं है और ना ही उसको कभी महंत घोषित किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपराएं हमारी चली आ रही हैं, उसमें हमारे यहाँ पिता की मृत्यु के बाद जब उनकी तेहरी होती है, तेहरी के पश्चात रस्म पगड़ी होने के पश्चात एक अलग से हमारे यहाँ उत्तराधिकार में महंताई प्रथा होती है, जिसमें चंद्राभिषेक के द्वारा किसी को अपने पिता की जगह महंत नियुक्त किया जाता है। जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो उनकी तेहरी के दिन ही मेरी भी महंताई प्रथा हुई और चंद्राभिषेक के द्वारा मेरे को महंत घोषित किया गया। जिस प्रथा में हमारा, क्योंकि गोस्वामी 10 नाम समाज है, समाज के सभी व्यक्ति हमारे यहाँ उस भोज में इकट्ठा होते हैं, उस महंताई प्रथा में इकट्ठा होते हैं। आप सब। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पीआरडी जवानों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा कर दी गई है। अब अगर कोई भी जवान बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होता है तो उसका मानदेय 6 महीने तक रोका नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विभाजित बैठक में अधिकारियों को इसे लागू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह कदम जवानों की भलाई और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा पीआरडी जवानों को मिलने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की जाएगी। बीमार होने की स्थिति में मानदेय नियमित रूप से दिया जाएगा। अधिकारियों को इस योजना को तुरंत लागू करने और जवान तक इसका लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। 11 दिसंबर को पीआरडी जवानों की स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग विभाग के द्वारा क्या क्या तैयारियां उसमें की जा रही हैं, उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही हमारे पीआरडी जवानों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ में भी संवाद किया गया है। कुछ समस्याएं उनकी जो अपनी रही हैं उनको लेकर उनके साथ में विशेष चर्चा की गई है, जिसमें उनके द्वारा लगातार एक विषय कहा जाना कि उन्हें स्वयंसेवक ना कहते हुए उन्हें जो है कार्मिक
शब्द से उनको संबोधित किया जाए। दूसरा, उनका 365 दिनों का रोजगार के परिप्रेक्ष्य में भी उनकी भावना निकल कर आई है। अब मैंने विभाग को दोनों ही एंगलों से परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं कि हमारे पीआरडी जवान की भावनाओं के अनुरूप हमारी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनके अनुरूप खरे उतरें। और ऋषिकेश से बड़ी खबर है, जहां हरियाणा और उत्तराखंड के युवाओं में नशा फैलाने वाले तस्कर को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। नशा तस्कर फूलचंद को ऋषिकेश के एक होटल से छापेमारी के दौरान पकड़ा गया। आरोपी उत्तरकाशी का रहने वाला है और नरेंद्र नगर थाना क्षेत्र में नशा तस्करी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था। उसके खिलाफ नरेंद्र नगर थाने में मामला दर्ज है। वहीं सोनीपत हरियाणा में भी नशा तस्करी का मुकदमा दर्ज है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने आरोपी को पकड़ने वाली टीम नरेंद्र नगर थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक दर्शन सिंह काला, सत्येंद्र नेगी, आमिर खान और एसओजी प्रभारी ओमकार भूषण को शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि जिले में नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जारी है। सभी थाना और चौकी प्रभारियों को सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने की हिदायत भी दी गई है। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर कांग्रेस ने चिंता व्यक्त की है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि इस समस्या को रोकने के लिए सरकार को ठोस और दीर्घकालीन योजना बनानी होगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की ओर से लंबे समय से सरकार को सुझाव और सलाह दी जा रही है ताकि लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। गोदियाल ने कहा कि जब तक सरकार प्रभावी रणनीति नहीं बनाती, ऐसे हादसे लगातार होते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब संसद में सत्ताधारी दल के नेता भी वही मुद्दे उठा रहे हैं जो कांग्रेस पहले उठा रही थी। कांग्रेस का कहना है कि ये मुद्दा केवल चुनावी राजनीति का नहीं बल्कि जन सुरक्षा का मामला है। इसके साथ ही सरकार से आग्रह किया कि मानव और वन्य जीवों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। सरकार की दिक्कत यह है कि सरकार विपक्ष के द्वारा कही गई बातों को तवज्जो नहीं देती। हमने अतीत में कई बार इस संबंध में ये बातें कही और मैंने बहुत बार इस बात को कहा कि इस बात के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता कि ये जो हमले हो रहे हैं ये इसी सरकार में हो रहे हैं, पर इस बात के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए कि सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। और आज सत्ता पक्ष के लोगों ने जो हमने कहा था उस बात को रिपीट किया है, तो इसका अर्थ यह है, और यहाँ ही नहीं रिपीट किया, संसद में तक सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने इस बात को हमारे कहने के बाद उठाया। इसका अर्थ ये है कि ये वास्तविक मुद्दा है और चिंता की बात यह है कि सरकार इन घटनाओं की रोकथाम के लिए जो आवश्यक उपाय हैं उन उपायों को नहीं कर रही है। और देहरादून से दिलचस्प खबर है, जहां विकास नगर के ढालीपुर आसन वेटलैंड विदेशी पक्षियों से गुलजार हो गया है। अक्टूबर महीने से साइबेरिया, रूस और अन्य देशों से कई हजार किलोमीटर की यात्रा करके हजारों विदेशी पक्षी उत्तराखंड पहुंचते हैं और देहरादून के विकास नगर में प्रवास करते हैं। आसन वेटलैंड में ये पक्षी अठखेलिया करते नजर आ रहे हैं और इसे देखने के लिए पक्षी प्रेमी और पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड ने पर्यटकों के लिए वोटिंग और अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की है ताकि लोग यहां का प्राकृतिक दृश्य और पक्षियों का अद्भुत नजारा देख सके। निगम के अधिकारियों के अनुसार लगभग 70 प्रजातियों के विदेशी पक्षी हर साल इस स्थल पर आते हैं और ये वेटलैंड सन 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की योजना के तहत विकसित किया गया था। इसे रामसर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है और ये पर्यटकों और पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का अब केंद्र बन चुका है। जो कंजर्वेशन ये रिजॉर्ट और ये जो आसन वेटलैंड है ये 2005 में ये बना था, ये राष्ट्रपति जी द्वारा ये कंजर्वेशन जो है ये 2005 में और ये एक अब्दुल कलाम ने इसको घोषित किया था। ये एशिया का 7वें नंबर पे रामसर साइट में है और यहाँ पे जो है जो पक्षी जो आते हैं वो आते हैं ज़्यादा साइबेरिया है, रशिया है, चाइना है और जितने भी ये इस टाइम पे जो जहाँ समुद्र में इस टाइम पे पानी जम जाता है वहाँ पे जो क्लाइमेक्स है उनको यहाँ पे जनवरी और दिसंबर अक्टूबर में मिलता है। कि सर ये बैराज का क्षेत्र है और यहाँ पर सर जो यहाँ पर एक पार्क टाइप का बना हुआ है और गढ़वाल मंडल विकास निगम का शायद ये यहाँ पर रिजर्व क्षेत्र है और सर इसमें यहाँ पर जो बोटिंग करने का सिस्टम है
बोटिंग करने का भी यहाँ पर सिस्टम है और कैंटीन वगैरह भी बनी है। बहुत अच्छा है सर यहाँ पर। और देखने के लिए सर यहाँ पर हर साल जो है, हर साल सर्दी के सर मौसम में यहाँ पर से विदेशी पक्षी आती हैं। और सर देखिए ये पीछे कितनी, यहाँ पर देखिए कितने सारे सर विदेशी पक्षी है और सर बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। बहुत अच्छा लग रहा है जी बट खुद भी बेटा अच्छा हो सकता था अगर इसको मेंटेन ढंग से करे तो। जी इतनी अच्छी कॉटेजेस यहाँ बनती है, जाके देखो। एंड इनका फूड भी बहुत अच्छा है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई लेक में कोई डिसिल्टिंग नहीं हो रही है कुछ करने को। इतना बढ़िया स्पॉट बन सकता है टूरिज्म के लिए ये। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है जी और यहाँ पे बोटिंग का भी है और अच्छा घूमने भी यहाँ पे जो कंजर इस समय हम पहुँचे हैं विकास नगर के ढालीपुर आसन वेटलैंड में, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि विदेशी पक्षियों का आना लगभग अक्टूबर महीने से शुरू हो जाता है, जो कि मार्च के महीने तक यहाँ पे प्रवास करते हैं। वहीं कई देशों में जैसे कि नाइजीरिया हो गया, साइबेरिया हो गया, यहाँ के पक्षी यहाँ पर आते हैं। वहाँ पर बर्फ़ जमने के कारण यह पक्षी प्रवास के लिए उत्तराखंड में पहुँचते हैं। वहीं पक्षी प्रेमियों के द्वारा भी यहाँ पर पक्षियों को अठखेलिया करते हुए देखा जाता है और पर्यटक यहाँ पर आकर आनंद लेते हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि पक्षी किस तरह से अठखेलिया करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हज़ारों की संख्या में प्रवासी प्रवास करने के लिए पहुँचे हुए हैं और पक्षी प्रेमी इन्हें देखकर लुत्फ़ उठा रहे हैं और अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं इस समय। और उत्तराखंड के जौनसार बावड़ क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के आराध्य देव छत्रधारी चालदा महाराज को पहली बार हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी ले जाने के लिए करीबन 600 लोग खत पशगांव के दसों गांव स्थित मंदिर पहुंचे। खत पशगांव के लोगों ने देवता का जोरदार स्वागत किया। 1:30 बजे देवता का छत्र मंदिर के गर्भगृह से उन्हें बाहर निकाला गया। इसके बाद पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। हजारों की संख्या में भक्तों ने देव दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किए और सुख शांति की कामना की। महिलाओं ने धूप जलाकर देवता से आशीर्वाद मांगा। देवपाल की श्याणा शूरवीर सिंह चौहान के घर गई और आगे जाने की अनुमति प्राप्त की। शाम करीबन 4 बजे खत पशगांव मंदिर समिति के द्वारा पूजा अर्चना की गई। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारा और प्रसाद वितरण भी किया गया। इस अवसर पर देव वजीर दीवान सिंह राणा, श्याणा शूरवीर सिंह चौहान, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर, हिमाचल कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और हरिद्वार के टेहरे विस्थापित कॉलोनी में एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 23 साल की अंजलि शर्मा का शव फंदे से लटका हुआ मिला। इधर सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अंजलि शर्मा की शादी लगभग 1 साल पहले हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच जारी है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं को स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है। 5 दिन बात हुई थी, ये कह रही थी मैं शादी थी हमारे पबेर भैया की, उसको तो आने की बात हुई, कहाँ मैं आऊंगी। तो हमने 3 तारीख को जे भी कही थी मैंने हमारे साथ चल, तो उनने भेजा ना हमारे साथ 3 तारीख को। उनने मतलब घर वालों ने उन्हें मना कर दी थी। जितेंद्र नाम है, जितेंद्र ने और उनके पापा ने धर्मेंद्र ने मना कर दी थी कि ना हमारे साथ चलिए, हम गाड़ी कर लेंगे, गाड़ी चलेंगे अपने लोग। कर ले बताया मतलब पूरा इन्हें फोन न उठाया, बहुत देर से सुबह से। कल 6 तारीख को बिल्कुल भी फोन न उठाया इन्हें, वो 5 तारीख में 7 तारीख में सुबह से फोन करे, फोन न उठाने, जी उठाने, पापा उठाने, मम्मी उठा, कोई फोन न उठा रहा हूँ। कम से कम एक बार हमें क्लियर बताया थे साहब कि ऐसे तो कोई बात है, कुछ बताता है। इन्हें फोन न दिया हमारी लड़की बहन से, इन्हें फोन छीन लिए थे। उन्हें बाद में कितनी मोहल्ले के हमने मतलब यहाँ के रहते हैं गाँव में, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे 2 जने हमने 2-3 लड़के यहाँ से भेजे थे। उन्हें जब वो गए तब उन्हें पता पड़ी, तब उन्होंने हमें बताया था। 5 दिन बात हुई थी, ये कह रही थी मैं शादी थी हमारे पबेर भैया की। ऋषिकेश के आवास विकास कॉलोनी में करीबन 2.5 महीने का भ्रूण संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सोमवार दोपहर लगभग 2 बजे समाजसेवी रोमा सहगल ने एम्स पुलिस चौकी को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर एम्स भेज दिया। पुलिस का कहना है कि भ्रूण का डीएनए टेस्ट कराकर सुरक्षित रखा जाएगा और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।
आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि भ्रूण कॉलोनी में कैसे और किसने फेंका। घटना के बाद कॉलोनी में तरह तरह की चर्चाएं तेज है। समाज सेवी रोमा सहगल ने आशंका जताई है कि संभवतः भ्रूण का गैर कानूनी लिंग परीक्षण कराया गया और ये लड़की का भ्रूण होने के कारण उसे जन्म से पहले ही मारकर फेंक दिया गया। पुलिस की जांच जारी है। प्रारंभिक तथ्य सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुझे थोड़ी देर पहले ही आशीष अग्रवाल जी का फोन आया कि हमारे घर के आगे ऐसे ऐसे एक भ्रूण पड़ा हुआ है। तो जब मैं आई मैंने देखा ये भ्रूण मेरे हिसाब से 2.5-3 महीने का है और हमारे घर के पास एक आवास विकास में एम्स भी लगता है। तो ऐसा ना हो कि ये लड़की हो और किसी ने जांच करवा के इसको फेंका हो। और इसको फिर पुलिस वालों को बुलवाया गया तो उन्होंने बताया कि हम इसको ले जाएंगे और इसका डीएनए टेस्ट करेंगे, तब देखते हैं आगे की प्रक्रिया में क्या होगा। लेकिन मैं इस मामले में जनता से कहना चाहूंगी ऋषिकेश की कि कभी भी लड़का हो या लड़की हो भेदभाव करके ऐसा दोबारा ना करा जाए। और आवास विकास की जनता को भी कहूंगी कि कभी भविष्य में ऐसा कहीं भी कुछ हो तो मुझे बताया जाए, तो मैं उनके लिए पूरा साथ में खड़ी हूँ। और हरिद्वार के जिला अस्पताल में हुई शर्मनाक मोर्चरी की घटना के बाद अब स्थानीय लोगों के साथ साथ सामाजिक संगठन भी खुलकर विरोध कर रहे हैं। बीते दिनों मोर्चरी में रखे मृतक के शरीर को चूहे के द्वारा कुतर दिए जाने की घटना ने पूरे शहर को हिला दिया था और इसी मामले को लेकर आज जनता दरबार में कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट के संस्थापक वैशाली शर्मा अपने संगठन सदस्यों के साथ पहुंची और जिला अधिकारी से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। वैशाली शर्मा ने घटना को बहुत ही अमानवीय बताते हुए कहा कि ये लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उन्होंने बताया कि जिस मृतक के शरीर को चूहों ने नुकसान पहुंचाया उसने अपने अंग दान किए थे और ऐसे दानवीरों के सम्मान की सुरक्षा अस्पताल प्रशासन की सबसे पहली जिम्मेदारी है। ट्रस्ट ने मांग की है कि जल्द से जल्द लापरवाह डॉक्टरों, मोर्चरी कर्मचारियों और जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घोर लापरवाही दोबारा दोहराई ना जा सके। तो जो भी हुआ, पोस्टमार्टम के लिए एक शव आता है और उसकी इतनी ज्यादा दुर्गति कर रखी है इन्होंने। इनके पास फ्रिज नहीं है और शव को चूहों ने कुतर दिया है और जिन्होंने अपने अंग डोनेट कर रखे थे उनके अंग भी, उनकी आंखें कुतर दी गई हैं, उनका सर कुतर दिया गया है। यह जिले के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है और हम सभी के लिए बहुत दर्दनाक है और इस पे अब हमारे पास शब्द ही नहीं है जिले के लिए। हम क्या कहें जिला अस्पताल के लिए। हमने डीएम सर से ये कही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। जो जो दोषी हैं सब सस्पेंड चाहिए हमें। इसमें कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाएगी। तो जो भी हुआ, पोस्टमार्टम के लिए एक शव उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नए नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पहले दिन से ही सरकारी नौकरियां पारदर्शिता, निष्पक्षता और योग्यता के आधार पर दी जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 27,000 युवाओं को निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरियां मिल रही है। ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और पिछले 4 से 5 वर्षों में हुई नियुक्तियां राज्य बनने के बाद कुल नियुक्तियों का 2/3 से अधिक है। सीएम ने कहा कि भविष्य के लिए भी सभी युवाओं को अवसर मिलते रहेंगे। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि उनकी सरकार युवाओं के लिए लगातार नए अवसर उपलब्ध करवाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।